छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन नल जल योजना, रेत खनन और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले से गुलजार रहा। सदन की कार्रवाई आज पूरे दिन भर चली, लेकिन इन मुद्दों की गहमा गहमी से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य बार बार आमने सामने हुए। विपक्ष से सबसे पहले प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नल जल योजना की लेट लतीफी और जिलों में योजना के कामों में देरी पर सवाल उठाया। अलग अलग जिलों में काम की रफ्तार को लेकर बघेल ने सवाल उठाए और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इसके लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद सदन में हंगामा जैसी स्थिति बनी और जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। अब सवाल ये उठता है कि आप 38 लाख कनेक्शन दे दिए हैं, कितने जगह पानी पहुंच रहा है? अजय चंद्राकर जी का, धर्मलाल कौशिक का प्रश्न देख लीजिए। अभी तक के 20 महीने क्यों नहीं टंकी नहीं बनाया आपने? क्यों बोर नहीं कर पाया? इस साल गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल पाया और इसके लिए जिम्मेदार कोई है कि डबल इंजन की सरकार और अरुण साव के निष्क्रियता के कारण से। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार योजना को बढ़ाने का काम किया और जो अंतर था 15 लाख का, उस आधार पर फॉल्स एंट्री के लिए 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। 4 को कारण बताओ नोटिस दिया। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने शून्यकाल में अपने आक्रामक तेवर दिखाए और रेत उत्खनन और रेत माफिया के तांडव पर काम रोको प्रस्ताव लाया। विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन आसंदी से प्रस्ताव खारिज हो गया। इसके बाद एक बार फिर विपक्ष का वॉकआउट देखने को मिला। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी तरीके से अनियमितता हुई है। इसलिए हम कह रहे थे कि वहाँ के जो अधिकारी हैं जिनने चयन सूची बनाई है उसको निलंबित कर दिया जाए। तो इसमें कोई मंत्री को तो आरोप लग नहीं रहा था, मगर उनके विभाग के अंदर जितनी गलत रूप से चयन हो रहा है, अनैतिक चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं, उसके खिलाफ हमारा आवाज था जिसे सुना नहीं गया। वहीं तीसरी बार पक्ष विपक्ष में तकरार उस समय देखने को मिली जब बीजेपी के सदस्यों द्वारा अवैध घुसपैठ का मामला उठाते हुए उस पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में गृहमंत्री ने कमिटमेंट कर घुसपैठियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। गृहमंत्री ने सदन में घुसपैठियों को रोकने रायपुर में 100 सीटर ड्रॉपिंग केंद्र बनाने की भी सदन में बात कही। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के एजेंडा में ये बात आ गई और गंभीरता सदन और छत्तीसगढ़ के मामले सामने भी ये बात आ गई लोगों के सामने सदन में चर्चा होने के बाद कि साहब इसमें कार्रवाई करनी है और ये गंभीर विषय है, तो जनता भी सहयोग करने के लिए सामने आएगी। आप देश का विषय है, छत्तीसगढ़ की शांति कानून व्यवस्था का विषय है। हम सब एक साथ होकर इसे गंभीर स्थिति को गंभीरता से ले। मैंने सारी बातें उसमें कही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नॉर्म्स के आधार पर जो कुछ होना चाहिए, मैंने सब बातें उसमें कही हैं। हमने एसटीएफ का गठन हर एक जिले में किया है, स्पेशल टास्क फोर्स का, वो काम भी कर रही हैं और बड़ी संख्या में एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कार्यवाहियां भी चल रही हैं। विधानसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के हार्दिक अभिनंदन का प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें कांग्रेस पर की गई टिप्पणी कांग्रेस विधायकों को नागवार गुजरी और उन्होंने प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया। हालांकि इसके बावजूद विधानसभा में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहलगांव में हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के जवानों ने जो पाकिस्तान के आतंकवादियों का जो केंद्र था वो सबको नेस्तनाबूद किए। फिलहाल आज मानसून सत्र का दूसरा दिन चर्चा और बहस के लिहाज से काफी अहम रहा। कार्यवाही हंगामे की भेंट नहीं चढ़ी। पक्ष विपक्ष ने हर चर्चा में जमकर भाग लिया। दिन भर विपक्ष आक्रामक तेवर पर चर्चा में भाग लेता दिखा। वहीं सत्ता पक्ष ने भी अपनी ओर से विपक्ष को संतुष्ट करने की हर संभव कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा की दूसरे दिन की कार्यवाही में। और दूसरा दिन एक तरीके से कहा जाए वॉकआउट डे कहलाएगा, क्योंकि यहां विपक्ष ने वॉकआउट को एक बड़ा हथियार बनाया और ऐसे 3 मौके आए जब विपक्ष मुद्दों से वॉकआउट कर गया। विपक्ष का कहना है कि जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही तो हमारे पास और कोई रास्ता बचता नहीं। ऐसे में क्या मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए? क्या वॉकआउट एक हथियार बन गया है जिससे अपनी बात कहें और वहां से चले जाएं? सत्ता पक्ष क्या कह रहा है इसे सुने ही ना। ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा और आज के दिन किस तरीके की गहमा गहमी के बीच मुद्दों की रस्साकसी रही, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं संघ का पक्ष रखने के लिए प्रभात मिश्र जी, संघ विचारक के रूप में बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधानसभा की गहन पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय राय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ये विषय कुछ ऐसा है जिसमें मुद्दों की गहमा गहमी के साथ कुछ अहम मुद्दे जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, खास तौर पर घुसपैठ के, उस पर भी अलग से हम राय लेंगे पैनलिस्टों की। एक एक करके प्रवक्ताओं की पहले टिप्पणी ले लेते हैं, फिर हम आएंगे बाकी पैनलिस्टों की ओर। तो पहले चलते हैं कांग्रेस की ओर, क्योंकि कांग्रेस का दिन रहा। हर मुद्दों पे अपनी बात उन्होंने जोरदार तरीके से रखी, हंगामा ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन वॉकआउट की नौबत आ गई। सवाल के जवाब से संतुष्ट कांग्रेस नहीं दिखी और इसीलिए वॉकआउट किया कई बार। अभय राय जी, ऐसे में कैसे सदन चल पाएगा जब अपनी बात रखता है विपक्ष, लेकिन जब सत्ता पक्ष की बात आती है तो वॉकआउट कर जाता है? मोहन तिवारी जी, इस प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, तो कांग्रेस को विपक्ष का दायित्व दिया है। 54 सीट के साथ, 54 विधायक के साथ वो सत्ता में है, तो 35 विधायक के साथ हम विपक्ष में हैं। और हमारा दायित्व है कि जनता को जो भी सरकार से परेशानी हो, जहां पे शासन प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार नहीं पहुंच रही है, वहां विपक्ष पहुंचे और उन मुद्दों को हाईलाइट करे। और सबसे बड़ा माध्यम होता है विधानसभा। 90 के 90 विधायक इसी शर्त पर जनता चुनकर भेजती है कि आप उनके मुद्दों के प्रति जवाब दे रहे हैं। प्रश्नकाल में जल संसाधन विभाग का प्रश्न, नल जल योजना जैसी महत्वपूर्ण विभाग का प्रश्न, जिसको लेकर लगातार ये लोग नरेंद्र मोदी का रट रखते हैं। बड़े बड़े पोस्टर आपको सभी बड़े बड़ी सड़कों पे मिल जाएंगे जहां घर घर तक पानी पहुंचाने की बात है। लेकिन 2 साल में 18 से 20 महीने के इस कार्यकाल में आपने किया क्या? कहां तक नल पहुंचाया? और जब जवाब आता है तो पुरानी सरकार ने लेट चालू किया, पुरानी सरकार को 2024 में वो सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। आज सवाल आपसे है कि आपने 18 महीने में क्या किया? तो 7 से 8 लाख कनेक्शन देने की और उसके बाद प्रश्न में झूठ बोलना, फिर जब पकड़ में आ जाओ तो झूठ को स्वीकार नहीं करना। तो आखिर पब्लिक तक अपनी बात कैसे पहुंचे? इसके लिए वॉकआउट भी एक हथियार है, एक धरना प्रदर्शन का माध्यम है। और वॉकआउट करके मीडिया को लाइट में लाते हैं और मीडिया के माध्यम से आज अभी डिबेट हो रहा है इस विषय पर, तो जनता देख रही है कि वॉकआउट क्यों करना पड़ा। आपके माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, रेत माफिया। छत्तीसगढ़ में 54 विधायक में से कितने विधायक और मंत्री रेत माफिया के रूप में जाने जाते हैं? ये जन जन चर्चा का विषय है। तिवारी जी, आप तो मीडिया में हैं, आप सभी जिलों में आपके संवाददाता हैं, जरा पता करिए कि किस जिले में कौन विधायक कितने में रेत उत्खनन का ठेका लेके रखा है। जब उस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाएंगे, आसंदी उसको अग्राह कर देगी, तो क्या करें? हमारे पास वॉकआउट ही तो बचेगा। उसी तरह धर्मलाल कौशिक जी जो भाजपा के सीनियर मंत्री हैं, जब वो ठेकेदार के पेमेंट का प्रश्न उठाते हैं, जल संसाधन विभाग का प्रश्न उठाते हैं, ब्लैक लिस्ट ठेकेदार से काम कराने का प्रश्न उठाते हैं, पिछले सदन में आप कहते हैं कि उनको पेमेंट नहीं किया जाएगा और आप 70% पेमेंट भी करते हैं और आप अपनी बात को मानते नहीं है, तो क्या करें? वॉकआउट ही तो एक रास्ता बचता है।
जनता का विधानसभा का समय कीमती है, जनता के प्रति जवाबदेही का समय है, लेकिन विपक्ष के पास जो हथियार है कि हम अपनी आवाज उठाएं और जब आवाज न सुनी जाए तो हम वॉकआउट करें, बाहर गांधी जी की प्रतिमा के पास आकर हम नारेबाजी करते हैं और उसके बाद फिर हम सदन में जाते हैं और दूसरे प्रश्न की तैयारी करते हैं। ये सरकार सदन में जवाब देने से भागती है, ये सरकार सदन में लिखित में झूठ बोलती है, ये सरकार सदन में उन तमाम तथ्यों की बात नहीं करती जिनको 18 महीने से जनता भोग रही है, चाहे स्कूलों में शिक्षक ना हो, चाहे युक्तिकरण में स्कूल बंद हो गए हों, जहां पद समाप्त कर दिए गए हों, डीएपी नहीं मिल रहा है, लोगों को मकान बनाने के लिए रेत नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो डबल और ट्रिपल भाव से मिल रहा है। आएंगे अभय राय जी, आपने बखूबी बताया कि वॉकआउट क्यों जरूरी है और इस हथियार का उपयोग विपक्ष किस ढंग से कर रहा है, इसका जवाब लेंगे। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में इस तरीके के कई वॉकआउट देखे हैं, इस तरीके के विरोध देखे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि संसदीय पत्रकारिता में जो ये सब चीज़ें होती हैं, क्या ये स्थान पाने के लिए किया जाता है क्या बाबूलाल जी की पत्र पत्रिकाओं में स्थान ज़्यादा मिल जाए, इसलिए वॉकआउट बहस से बचने के लिए, अपनी बात को ज़्यादा प्रमुखता से रखने के लिए किया जाता है क्या? आपका क्या सोचना है? देखिए, दोनों पहलू हैं, दो पहलू इसके अंदर में हैं कि वॉकआउट इसलिए किया जाता है कि जब वो कोई बात कहना चाहते हैं, चर्चा में लाना चाहते हैं और उस बात को जो है नकार दिया जाता है सदन में, तो उसमें जो है जो नाराजी आती है उनको, जब वो असफलता सामने आती है तो वॉकआउट के सिवा जो है कोई दूसरा चारा नहीं दिखता है जिससे वॉकआउट करेंगे तो वो चर्चा में आएगा, जनता के बीच में जाएगा। अन्यथा अगर वो वॉकआउट ना करें तो वो बात वहीं की वहीं फुस होकर रह जाएगी। इसलिए जो है वो बहिर्गमन करके जो है बाहर चले जाने पर एक चर्चा बनती है, अखबारों में आता है, जनता के बीच पहुंचता है कि बहिर्गमन इसलिए हुआ, हमारे विषय को लेकर के हुआ, हमारे विषय पे कांग्रेस ने सोचा विचारा, ये पब्लिसिटी जाती है, इस कारण भी किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि अध्यक्ष महोदय जो है वो नियम और कानून से चलते हैं, व्यवस्थाओं और परंपराओं से चलते हैं। उन व्यवस्थाओं के तहत जो है उनका सघन जो है वो अपडेट नहीं हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने उसको खारिज किया और बात को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन वॉकआउट जो है, वॉकआउट आज 3 बार हुआ, तीनों बार मैं देख रहा हूं कि तीनों वॉकआउट में वही प्रश्न दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो हम बात कह रहे थे, जिसको नहीं सुना गया, हमको नकारा गया, वो बात जनता के बीच पहुंच जाए। तो वो प्रयास जो है वॉकआउट के माध्यम से इन्होंने, कांग्रेस ने किया है और उसमें उनको सफलता मिली है, क्योंकि चर्चा में तीनों बातें जो है वो बाहर आ गई हैं। जी ठीक है, तो क्या ये इसमें जो जनता जवाब चाहती है वो तो गायब हो जाती है, बात केवल वॉकआउट पर स्थिर हो जाती है, हेडलाइन और सुर्खियां वॉकआउट बन जाती है, मुद्दा दब जाता है, क्या ऐसा भी होता है क्या? नहीं, वॉकआउट तो बनता ही है हेडलाइन, लेकिन साथ में मुद्दा भी बनता है कि आखिर किस मुद्दे पे वॉकआउट किया। तो जनहित का यदि मुद्दा, जैसे खाद बीज में हमने मान लीजिए वॉकआउट किया, तो जनता और किसान इस बात को सोचता है कि मेरे लिए किया। ये प्रश्न होता है कि कांग्रेस ने मेरी बात उठाने का प्रयास किया खाद बीज का, और उस बात को सरकार ने नकारा, तो इन्होंने बहिर्गमन कर दिया, उसके लिए मेरे लिए किया। ये पक्ष जो है ये प्रबल होता है और इसकी चर्चा जब शुरू होती है तो वो जनता के बीच इस बात की चर्चा चलती है कि कांग्रेस ने हमारे लिए काम किया। ठीक है, तो संसदीय परंपराओं में यह भी एक हथियार है और इसका आज जमकर प्रयोग हुआ, 3 बार कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। जवाब ले लेते हैं चक्रवर्ती जी। एक तरीके से ठीकरा तो सत्ता पक्ष पर ही फोड़ा जा रहा है कि जवाब ही सही नहीं आएगा तो हम बैठकर क्यों सुने। यही जवाब आज भूपेश बघेल ने भी हमने जब सवाल किया तो पूछा, जवाब दिया उन्होंने कि भाई हमको जवाब सही नहीं मिलता इसलिए हम वॉकआउट करते हैं। जवाब सही क्यों नहीं आ रहा है? छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष के लोकतंत्र में जो ये रजत सोपान है, इस पर इसके पहले भी ऐसा होता था, आज हो रहा है और कल भी होगा। बहिर्गमन जैसे आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा और आदरणीय राय साहब ने भी जो कहा कि ये एक अस्त्र है, ये एक शस्त्र है और ये एक संदेश देने का माध्यम है। लेकिन बहिर्गमन क्यों? जब सरकार जवाबदेही तय की है, सरकार जवाब दे रही है,
सदन में जवाब देना चाहती है और जनता जनार्दन के बीच में कार्य के माध्यम से जवाब देना चाहती है। जो जलवर्धन योजना है, जिसे आदरणीय राय साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाई जाती है और बिल्कुल काम फोटो लगाए गए, कहीं कहीं पर जो काम करना चाहिए था पिछली सरकारों को उन्होंने उसका वेल नहीं बनाया, उसकी टंकियां नहीं बनाई, कनेक्शन नहीं किया, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, रिटेंडर हुआ था, आपको ध्यान होगा जब पिछले सरकार में जो जल संसाधन गुरु थे। तो देखिए वो एक लैकुना है बहुत बड़ा, और उसके पीछे अगर जवाब देंगे तो सरकार जवाबदेही को तैयार थी, लेकिन उसमें सदन में प्रतिपक्ष उस पर तैयार नहीं हुए। वो चाहते थे विस्तृत जवाब दिया जाए, और विस्तृत जवाब भी दे रहे थे आदरणीय मंत्री जी अरुण साहु जी दे रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। सभापति महोदय ने आसंदी की व्यवस्था दी कि जवाब पूर्ण है, एक एक बिंदु पूर्ण है। अब देखिए ये तो एक राजनीतिक शिगुफा है, और हम भी बहिर्गमन करते थे, हम भी वेल पर पहुंच जाते थे पिछली सरकार में, हमको ध्यान है। तो देखिए ये तो सदन का एक अस्त्र हुआ, लेकिन असली जवाबदेही रहती है कि अगर ये चर्चा में बहस में हिस्सा लेते और अगर विस्तृत हिस्सा लेते तो कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती थी, जिन्होंने काम नहीं किया उनके ऊपर गाज गिर सकती थी, एक जवाबदेही तय होती। बहरहाल ये उनका बिल्कुल मुद्दों से भाग रही है क्या विपक्ष? मुद्दों से भाग रही है। असली में विपक्ष को एक शिगुफा छोड़ती है कि उनको एक सड़क पर जाने के लिए, तो सदन पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, सड़क पर जाने के लिए उनके को एक मुद्दा चाहिए। तो अब मुद्दा जब हम कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में म्यांमार और बांग्लादेश के जो तमाम जो लोग आए हुए हैं, शरण लिए हैं, और शरण लेने के बाद यहाँ की बातें जो व्हाट्सएप चैट दिखता है कि बांग्लादेश से वो बात की है, और इंटेलिजेंट एजेंसियां देखती कि वहाँ पे सेव बांग्लादेश के नाम पर जो उनका ऐप है वहाँ पर वो पैसे भेज रहे हैं। तो उस मुद्दे पर भी जब गृह मंत्री जी कहते हैं तो उसमें भी उनको बड़ा दिमाग खराब होता है प्रतिपक्ष को कि ये गलत है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई म्यांमार के लोग नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है। तो इस पर जब चर्चा चलती है और उसमें सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए, देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तो उस पर भी विपक्ष कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका राजनीतिक प्रोपोगंडा है। तो मोहन जी देखिए बात चलिए तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल, चलिए ये सत्ता पक्ष का अपना नजरिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय घुसपैठ का भी आज उठा, और सरकार ने आज कहा है कि भाई इस मामले में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी, जो भी बाहर दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ रह रहा है उसे खोजा जाएगा, ड्रॉपिंग सेंटर में डाल दिया जाएगा और उसको उसके देश भेज दिया जाएगा। इस मसले पर पहले कांग्रेस की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर हम आएंगे प्रभात जी के पास। तो कांग्रेस इसमें चुप रही। पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, जो खास तौर पर सिंध प्रांत के हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करती रही। अभय राय जी, क्या स्टैंड है इसमें कांग्रेस का? क्या जो घुसपैठ है उसे केवल पाकिस्तान के एरिया से देखती है क्या कांग्रेस? देखिए मोहन तिवारी जी, कांग्रेस का एकदम स्पष्ट स्टैंड है, और जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है और गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी युवा और ऊर्जावान नेता है इस प्रदेश के, वो जब से उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने हैं, वो अगर कोई बात दमखरी से करते हैं तो घुसपैठियों की बात करते हैं, लगातार आंकड़े देते हैं, कितने लाख हैं, कितने हजार हैं। रोज आप जिलों में पढ़िए कि पुलिस का आता है सघन अभियान चलाया, 4 पकड़े गए, 2 पकड़े गए, 5 पकड़े गए। तो स्टैंड है हमारा, आप पकड़िए। अगर कोई नागरिक नहीं है और घुसपैठी नागरिक बन के रह रहा है तो सरकार का दायित्व है कि उसको पकड़े, लेकिन उस पर राजनीति कर रहे हैं आप, केवल उस पर बात कर रहे हैं आप। जो आप पूरे देश में कर रहे हैं वही परिभाषा आप छत्तीसगढ़ में भी करना प्रारंभ कर दिए। आप एक योजना बताने को तैयार नहीं, एक काम बताने को तैयार नहीं। न 11 साल की केंद्र सरकार कोई काम बताती है, न 18 महीने की विष्णुदेव साय सरकार कोई काम बताती है। केवल बांग्लादेश, पाकिस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सनातन, इन्हीं बातों में जनता को उलझाए रखो। रोज सनसनीखेज समाचार बनाओ, हम ये सेंटर बनाएंगे, हम विमान लाके उनको वहां छोड़ेंगे। अरे अमेरिका ने पकड़ के आपको लाके छोड़ दिया, ट्रंप ने तो आपके लोगों को, हिंदुस्तानियों को वहां से पकड़ के लाके छोड़ दिया, और आप तो बात कर रहे हैं 18 महीने से। कार्रवाई कब करेंगे? हमारा तो स्टैंड है कि आप कार्रवाई करिए। कोई भी अवैध नागरिक रहता है तो जो नागरिकों को खतरा है, सुरक्षा को खतरा है, आंतरिक खतरा है, ये बात आप कहते हैं रोज भाषण में, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं, केवल आंकड़ेबाजी, केवल भाषणबाजी। विधानसभा चल रही है तो विधानसभा को घुसपैठियों की तरफ मोड़ दो, बांग्लादेश के बात कर लो,
कार्रवाई होने पर भी थोड़ी सी आप लोग को तकलीफ होती है। नहीं, और ये चिंता व्यक्त की है आज 3 बीजेपी के विधायकों ने। ठीक है, अभय जी धन्यवाद करना होगा। बिल्कुल। अरे नक्सलियों को जो डीआरजी मार रहे हैं, ठीक है, नक्सलियों को जो सफाया उस पर आएंगे, एसपीओ कर रहे हैं, उनका सम्मान करिए ना। ठीक है। नहीं, आपके पक्ष में अच्छी बात ये रही कि घुसपैठियों का जो सवाल है, लेकिन आपको केवल ठीक है, आ गई। आज महत्वपूर्ण बात यह रही कि ये सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये सवाल उठाया, अजय चंद्राकर ने उठाया, भावना वोरा ने उठाया, इस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने इस मसले को उठाया कि भाई घुसपैठ हो रही है। हम प्रभात जी से राय जान लेते हैं। प्रभात जी, इस मसले पर सरकार कह रही है हो नहीं रहा है, ऐसी बातें बार बार आ रही है, और सत्ता पक्ष के विधायक ही बोल रहे हैं कि भाई घुसपैठ के लिए क्या बना है प्लान, उस प्लान पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आखिर आपके क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है, सरकार कहाँ तक पहुँच रही है, केवल कह रही है या कर भी रही है कुछ? देखिए मोहन जी, बात ये है कि ये एक बहुत अपने आप में संवेदनशील मुद्दा है, और इस संवेदनशील मुद्दा को केवल सरकार के नज़रिए से देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको वृहद रूप में और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जन जागरूकता के रूप में भी देखने की आवश्यकता है। सरकार अपनी जगह जो काम कर रही है वो कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। मेरा ये कहना है कि इसमें कांग्रेस या जो भी अन्य दल हैं उन्हें इस बात को समझना होगा कि यदि घुसपैठिए आते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। उसका सीधा प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, उसका प्रभाव सीधे रोजगार पर पड़ता है, उसका प्रभाव सीधे वहाँ के डेमोग्राफिक चेंज पर पड़ता है। और यदि ये घुसपैठ की समस्या का समाधान यदि हम मिलजुल कर करें, इन समस्याओं को केवल एक दलगत राजनीति के दृष्टिकोण से न देखते हुए हम एक समग्र रूप में इस समस्या को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये समस्या केवल यहाँ की नहीं है, ये समस्या तो हर प्रांत में वहाँ की सरकारें फेस कर रही हैं, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे वो 7 राज्य जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं वहाँ पे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि असम की जो कांग्रेस की तत्कालीन जो सरकार थी हितेश्वर सैकिया की, उसने भी ये चिंता व्यक्त की थी कि बांग्लादेश के जो लोग हैं जिस प्रकार से घुसपैठी के रूप में हमारे यहाँ आ गए हैं, उससे हमारा असम का जो तंत्र है, ताना बाना है, वो बुरी तरह से लड़खड़ा गया है, प्रभावित हो रहा है, और इससे एक डेमोग्राफिक चेंज आ गया है। तो वहाँ की कांग्रेस की सरकार तक ने इस पर चिंता प्रकट की थी। तो मेरा आशा ये है कि इसे वृहद रूप में, इसे समग्र रूप में इस समस्या को देखने की जरूरत है और इसके समाधान को टटोलने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस यदि इस बात को अच्छे से समझेगी तो उसको ध्यान होगा कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बना, उस समय जिस प्रकार की स्थितियां थीं, जिस प्रकार से लोगों को जिस प्रकार से हैंडल किया गया सरकारों के द्वारा और उसके बाद की सरकारों के द्वारा, उसमें एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि जो हिंदू शरणार्थी आए वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है उसने कितना अत्याचार किया था वो बताने की आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो हिंदू शरणार्थी आए थे उनका जिस ढंग से पुनर्वास हुआ वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उसके और बाद जिस ढंग से स्ट्रेटेजिक वे में, रणनीतिक वे में, मतलब एक कहना चाहिए एक रणनीतिक आधार पे एक समुदाय को जिस ढंग से बसाया गया, एक समुदाय जिस ढंग से आया, और उसके बाद जो दुष्परिणाम हमारे समाज जीवन में दिखाई दे रहे हैं वो सबके सामने हैं। नहीं तो अभी जो हो रहे हैं घुसपैठ जो स्थिति है खोजने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, सरकार कह रही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्या ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है? सरकारें अपने ढंग से बिल्कुल प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार, और बिल्कुल उसको चिन्हित कर रही है। ये अलग बात है कि भाई उसके लिए कोई विशेष रूप से पकड़ेंगे तो रखेंगे कहाँ? अभी तो बना भी नहीं है। 100 डिटेंशन सेंटर बनाए जाने चाहिए। 5000 लोग हैं घुसपैठी, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसकी संख्या तो मैं जहाँ तक समझता हूँ घुसपैठियों की ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं बाल्यावस्था में था तो उस समय ही बांग्लादेश से कई ऐसे सदन में भी ये बात आई कि टिकरापारा और संजय नगर में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसकी जांच की बात जरूर कही गई, पर ये जांच होगी कैसे, कब होगा, कुछ इसका खाका समझ नहीं आया। जांच का आधार तो अब सरकार ही तय करेगी, और इसके लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ राजीव चक्रवर्ती जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, पहले अभय राजी, ये घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या है। सरकार तो कह रही है कि उन्हें खोज लिया जाएगा, उन्हें भेज दिया जाएगा वापस। क्या लग रहा है, विपक्ष इससे सहमत है? ये सारी चीजें हो पा रही हैं क्या, लग रहा है आपको? तिवारी जी, अभी सम्मानी मिश्र जी ने कहा कि इसका हल सभी राजनीतिक दलों को मिलकर करना चाहिए और ढूंढना चाहिए। क्या भारत सरकार ने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई? क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी इस चिंता को व्यक्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई?
क्या कभी ऐसे प्रयास हुए कि समाज को जोड़कर, समाज को जागृत कर इस काम को किया जाए? केवल हम चुनाव के पहले मतदाता सूची में घुसपैठियों के नाम है, मतदाता सूची में इनको जोड़ दिया गया और इसका फायदा लिया जा रहा है, और ये माना जाता है कि केवल एक पार्टी इसका फायदा ले रही है। अगर आपके विचार सार्वजनिक हैं और आप चाहते हैं कि सार्वजनिक हल निकले, तो क्या केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कभी इसकी पहल की? ठीक है, पहल क्या होगी? चक्रवर्ती चक्रवर्ती जी जवाब दे देंगे जल्दी, फिर बाबूलाल जी के पास चलेंगे। चक्रवर्ती जी, पहल दिख नहीं रही है, केवल बोला जा रहा है, एक हवा बनाया जा रहा है घुसपैठियों का। देखिए, आज ही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा जी ने ट्वीट कर अपना भाषण दिया कि मेरे क्षेत्र कृष्णानगर और तमाम इलाके से छत्तीसगढ़ में कोंडागांव में बंधक बना दिया पुलिस ने जी। और कांग्रेस के सहयोगी है केंद्र में, और कांग्रेस के भी कुछ सांसद इसके पहले जब मुर्शिदाबाद में जो प्रयास कर रहे थे घुसने का, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, यहाँ के और आना जाना करते रहते हैं, तो सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उसका फिर कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट कर दें, तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अगर डिप्लोमेटिकली आदरणीय प्रभात जी ने बहुत बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, और आपको विशेष रूप से बुलवाएंगे। मैं बिल्कुल गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा अभय नारायण राय जी को बुलाया जाए। महुआ मोइत्रा जो कह रही है वो भी गंभीर है कि भाई छत्तीसगढ़ में केवल बांग्ला भाषा बोलने के कारण नहीं, गलत बात है। ऐसा पूरे सबूत मिले हैं इंटेलिजेंस को, वो बांग्लादेश में राशि भेजे हैं, वहां से उनको राशि आई है। देखिए, आप बहुत सारे जो बांग्ला भाषी लोग हैं जो डबल रोटी काम में रहते हैं, जो कूलिंग इंडस्ट्री में है, बहुत सारे लोग हैं, और पकड़ा गया है जो आज 16 लोगों को जो इंट्रोगेट किया गया है केवल रायपुर से, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो हजारों की संख्या में 16 लोगों को पकड़ा गया है, तो वो छानबीन के बाद पकड़ा गया। अब महुआ मोइत्रा जी की वो वोटर हैं, अब वो बलात् ढंग से बुलाए भी जाते हैं, उनके आधार कार्ड भी बना दिए जाते हैं और उनके वोटर हैं। अगर हम वोट लाभ लेंगे और देश लाभ को छोड़ दें, राष्ट्र हित को छोड़कर अगर अपना वोट हित को देखेंगे, तब तो कोई बात नहीं है। और इसीलिए कोई जो हमारी सरकार प्रयास कर रही, पर्याप्त प्रयास करी, और जो प्रभात जी ने कहा कि स्कूल के सबको मिलके आगे आने वाले समय में एक कार्य करना होगा, निश्चित रूप से कार्य करना होगा। बाबूलाल जी, ये समस्या को कैसे देखते हैं? कम शब्दों में जल्दी अपनी बात रख दीजिए कि सरकार इसे कैसे डील करे। कई बार क्या है, कही जाती है बातें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्या करे कि डील अच्छे से हो? देखिए, बार बार बांग्लादेशी का नाम आ रहा है। सवाल वो है कि बांग्लादेशियों को हमने खुद ला करके यहाँ पर पुनर्वास दिया हुआ है जी। बहुत पुरानी बात है, जब बांग्लादेशी हिंदुओं को निकाला जा रहा था तो उनको ला करके यहाँ बसाया गया। माना में है, अंतागढ़ के पास है, नारायणपुर के पास में, वहाँ कैंप लगाकर वहां पे बसाया गया है। वो हजारों की संख्या में है, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, अपराधी भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि अपराधी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये जो बात आ रही है सामने, ये वर्ग विशेष के लिए बात आ रही है कि वर्ग विशेष के लोग जो बांग्लादेश से आए हैं उनके लिए ये छानबीन चल रही है। तो ये एक जो है विषय जरा गंभीर और बड़ा विवादास्पद है। होना ये चाहिए कि जो लोग भी वहां से भाग कर आए हैं, बाद में आए हैं, जैसे जिनको हमने बसाया हो तो हमको रखना पड़ेगा, उनको माना में और यहाँ पे जो है सबको रखना पड़ेगा। और जो है जो भाग कर आए हैं, चुपचाप आए हैं, सीमा पार करके आए हैं, जो असम की सबसे बड़ी समस्या थी। जब हम वहां गए थे, वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत जब हुई थी, उन्होंने बताया था कि सबसे बड़ी समस्या बॉर्डर से जो लोग इधर आ जाते हैं वो है, और उसको हम बहुत जल्दी दूर करेंगे। लेकिन वो दूर होने वाली बात नहीं, क्योंकि बॉर्डर इतना माने खुला हुआ है कि कोई भी बड़े आसानी के साथ में प्रवेश कर जाता है। ऐसे लोगों को छानबीन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कास्ट देख करके छानबीन गलत है, कास्ट देख के नहीं, बल्कि छानबीन ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग उस बॉर्डर से घुसते हैं, अंदर आते हैं, बस जाते हैं और वोटर भी बन जाते हैं, ऐसे लोगों को छाना जाए, देखा जाए, जो आज की स्थिति में जहां भी मिले। बिल्कुल हमारे देश में कोई शरणार्थी का स्थल नहीं है जो यहाँ पर कोई भी आए और कोई भी बच जाए और हमारे ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है जी। बाबूलाल जी, से ऐसे लोगों को छांट करके निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, और अभी इस समय की बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अभय राय जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ रहे, उनका धन्यवाद। और प्रभात मिश्र जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।